दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी ज्ञान चैनल में। आज मैं आपके लिए क्लियो वेब सीरीज का सेकंड सीजन लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो कि एक बहुत ही धमाकेदार वेब सीरीज है। अगर आपने इसका फर्स्ट सीजन नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में लिंक है, पहले जाकर उसे देखें, तभी आपको आगे देखने का मजा आएगा। इस वेब सीरीज में एक क्लियो नाम की किलर होती है, जिसके दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं होती। उससे जो भी मिलता है समझो किसी न किसी तरीके से उसकी मौत हो जाती है। सो ज्यादा समय ना गवाते हुए हम कहानी शुरू करते हैं। फर्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं अमेरिकन इंटेलिजेंस ऑफिसर उस रेड सूटकेस को लेकर अपने ऑफिस से बाहर जाती है, जिस सूटकेस के चक्कर में फर्स्ट सीजन में काफी खून खराबा हुआ था। जब वो अपनी कार में बैठती है तो ड्राइवर को देखकर कहती है, किम आज तुम आई हो। किम कहती है, यस मैम, जेसिका बीमार है। फिर वो उसे टेम्पल फॉर एयरफील्ड चलने के लिए कहती है। फिर वो प्रेसिडेंट को भी फोन करके बता देती है कि मैं सूटकेस लेकर आ रही हूँ। तभी एक सुनसान सी जगह पर ले जाकर किम उसको ठोक देती है और फिर वो डिग्गी में से जेसिका की बॉडी निकालती है और उसको स्टीयरिंग वाली सीट पर बिठा देती है और उसके बाद बैग लेकर वहां से जाने लगती है। फिर वो कार में विस्फोट भी कर देती है। इस छोटे से ट्रेलर को देखकर लग रहा था कि आगे चलकर इस सूटकेस के लिए बहुत खून खराबा होने वाला है। तभी अगले सीन में हम क्लियो को देखते हैं, जो सूटकेस हाथ से निकल जाने के कारण उदास बैठी थी। फिर वो घर में जाकर तैयार होती है और अपनी गन रेडी करती है। फिर उसे टॉमी के कपड़े देखकर उसकी याद आने लगती है, क्योंकि उसने क्लियो को धोखा दिया था और वो गुस्सा हो जाती है। इतने में उसके घर की बेल बजती है और वो बिना देखे कि बाहर कौन आया है उस पर गन तान देती है। बाहर क्लियो की मॉम आई थी, जो कि उसके लिए डोनट्स लेकर आई थी। इस समय उस पर नजर रखी जा रही थी, इसलिए वो घर के अंदर आने को कहती है। फिर घर के अंदर जाकर वो कहती है, कल जो मैंने किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। तुम अचानक से आकर खड़ी हो गई और उस समय घर पर गेस्ट आए हुए थे। बातें करते करते वो इशारा करके बता देती है कि तुम्हारे घर में बहुत सारे माइक लगे हुए हैं। फिर वो डोनट्स रखकर वहाँ से चली जाती है। फिर क्लियो उनके पीछे पीछे बाहर जाती है और उनको गले लगाने के बहाने पूछती है, मुझे आपसे बात करनी है, बताइए कब कर सकती हैं। लेकिन उसकी मॉम कहती है, मेरी जान को खतरा है, मुझे कुछ वक्त के लिए गायब होना होगा। उस समय एक बूढ़ा उनकी बातें सुन रहा था। फिर घर पर जाते ही क्लियो घर का चप्पा चप्पा छान मारती है और जहाँ कहीं भी माइक्स वगैरह लगे हुए थे सब उखाड़ देती है। फिर वो सारे माइक्स फ्लश कर देती है। इस बात का जासूस को भी पता चल जाता है कि क्लियो ने सारे माइक्स डीएक्टिवेट कर दिए हैं। तभी न्यूज के जरिए क्लियो को पता चलता है कि आज सुबह ही एक कार दुर्घटना में अमेरिकी इंटेलिजेंस ऑफिसर की मौत हो गई। फिर वो अपनी माँ के लाए हुए सभी डोनट्स तोड़ तोड़ कर देखती है। उनमें से एक के अंदर उसे एक स्लिप मिलती है, जिस पर लिखा हुआ था, सूटकेस का नामो निशान मिटा दो। अगले सीन में हम टॉमी को देखते हैं, जो कच्चे में ही घूम रहा था। फिर वो एक आदमी से लिफ्ट मांगकर अपने जिगरी दोस्त के घर जाता है। फिर जब वो घर की बेल बजाता है तो उसे वहाँ पर अपनी कार खड़ी हुई दिखती है। उसको देखकर वो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था उसकी वाइफ उसके दोस्त के घर पर आई हुई है। फिर जब उसका दोस्त दरवाजा खोलता है तो वो पूछता है, क्या जेनी यहीं पर है? मैं तुमसे मदद मांगने आया था और तूने मेरी पीठ में ही छुरा घोंप दिया। मैं कुछ देर के लिए गायब क्या हुआ, तूने मेरी कार और बंदी दोनों ही चुरा ली। उसका दोस्त कहता है, क्या तूने कभी सोचा है क्लियो के साथ देखकर तुम्हारी बीवी पर क्या गुजरती होगी? टॉमी कहता है, मैं दुनिया को बचाने के मिशन में लगा हुआ था कमीने। क्या तूने कभी सोचा है अपनी ही बीवी को अपने ही दोस्त के बिस्तर पर देखकर मुझ पर क्या बीत रही होगी? उसका दोस्त कहता है, मैंने तो उसे सहारा दिया था। फिर वे दोनों हाथापाई पर उतर जाते हैं। इतने में जेनी वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को शांत करवाती है। फिर टॉमी कहता है, जो कुछ भी होना था हो गया, लेकिन तुम्हें इस सुअर के साथ सोने की क्या जरूरत थी? फिर वो अपनी वाइफ से घर आने की परमिशन मांगता है, लेकिन वो मना कर देती है। फिर वो उसके आगे गिड़गिड़ाकर कार की चाबी मांगता है और जेनी कार की चाबी फेंककर वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो वहाँ से जाने लगता है तो उसका दोस्त कहता है, आजा यार यहीं सो जा। फिर टॉमी घर के अंदर चला जाता है। तभी कुछ देर बाद क्लियो भेस बदलकर दुर्घटना वाली जगह पर जाती है ताकि सही बात का पता चल सके। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव रोज कारमाइकल आ जाती है और क्लियो को पहचान जाती है। फिर वे दोनों एक दूसरे पर गन तान देती हैं। क्लियो कहती है, मैं जानती हूँ तुम CIA एजेंट हो। रोज पूछती है, इसमें तुम्हारा हाथ तो नहीं? क्लियो कहती है, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। फिर वे दोनों गन नीचे कर लेती हैं। जब क्लियो वहाँ से जाने लगती है तो रोज पूछती है, तुम्हारी मॉम तो ठीक है ना? पता नहीं इस शहर में कब क्या हो जाए। दूसरी तरफ टॉमी का दोस्त जेनी के लिए उससे माफी मांगता है। फिर टॉमी कहता है, इसमें मेरी ही गलती थी, मैं ही उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाया। चलो आज के बाद हम इस बात पर कोई जिक्र नहीं करेंगे। फिर उसका दोस्त कहता है, चलो गले लगकर सारे शिकवे मिटा देते हैं। फिर वो उसे एक फोटोकॉपी दिखाता है, जो कि ली के ID कार्ड की थी। फिर पूछने पर वो बताता है कि डिटेक्टिव को ये जली हुई ID उस कार धमाके वाली लेडी के पास से मिली है। फिर मैंने सोचा इसका ताल्लुक जरूर उस
सूटकेस से होगा, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये कॉपी चुरा ली। फिर टॉमी अपने दोस्त को थैंक्स बोलता है और कहता है मैं अभी होटल जाकर ली से सारी सच्चाई पता करता हूँ। दूसरी तरफ क्लियो अपनी मॉम के घर जाती है, लेकिन उसकी मॉम का घर पूरी तरह से खाली था क्योंकि वो वहाँ से जा चुकी थी। लेकिन जाने से पहले वो वहाँ पर एक बुक छोड़कर जाती है। वो बुक क्लियो अक्सर बचपन में अपनी माँ के साथ पढ़ा करती थी। उस बुक में उसकी अपनी माँ के साथ एक फोटो भी थी। तभी अगले सीन में हम बिल्लू नशेड़ी को देखते हैं। उसकी प्रिंसेस उसके पास आती है और कहती है तुम्हारा मिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तुम्हें वापिस अर्थ पर जाना होगा। तभी बिल्लू नशेड़ी को होश आ जाता है, जो कि पिछले 2 दिनों से नशे में टल्ली होकर यहीं पर पड़ा था और सपने देख रहा था जैसे यूएफओ में बैठकर वो यहाँ से चला गया है। वो उस सपने को अभी भी हकीकत समझ रहा था, इसलिए वो अपने पास बैठी लड़की से पूछता है मेरा यूएफओ कहाँ है। वो लड़की कहती है यूएफओ तो चला गया है। दूसरी तरफ टॉमी होटल में जाता है और सफाई कर्मचारी से पूछता है आपके होटल में ली नाम की एक गेस्ट रुकी हुई है, क्या वो अभी भी यहीं पर है। वो औरत पूछती है आज कुछ खास है क्या, आज जो भी आ रहा है उसी के बारे में पूछ रहा है। फिर वो उससे ली का रूम नंबर पूछकर वहाँ से जाने लगता है। रूम के बाहर एक आदमी बड़ा सा गिटार लेकर जा रहा था। फिर उसको क्रॉस करते वक्त टॉमी के हाथों पर खून लग जाता है। फिर वो ज्यादा ना सोचते हुए रूम नंबर 105 को नॉक करता है, लेकिन तभी रोज कारमाइकल दरवाजा खोलती है और कहती है क्या तुम ली से मिलने आए हो, अंदर आ जाओ। फिर अंदर जाकर टॉमी दीवारों पर लगा हुआ खून देखता है। फिर रोज कहती है बैठ जाओ, ली अभी अभी गई है, उसको हमने डीएक्टिवेट कर दिया है। टॉमी समझ जाता है कि जरूर गिटार वाले बैग के अंदर वही थी। फिर टॉमी के पूछने पर रोज बताती है मैं CIA से हूँ, मैं अभी तुम्हारे पास ही आने वाली थी। ली के पास एक सूटकेस था जो वो हमें बेचने वाली थी, लेकिन फिर उसने वो सूटकेस कहीं खो दिया। उस सूटकेस के अंदर हमारे काम की चीज थी और हम नहीं चाहते वो सूटकेस किसी गलत इंसान के हाथ लग जाए। हमें ब्लैकमेलिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तुमको हमारा साथ देना होगा, तुम्हें जाकर फिर से क्लियो का भरोसा जीतना होगा क्योंकि वही है जो उस बैग को हासिल कर सकती है। टॉमी कहता है मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले भी एक बार उसका भरोसा तोड़ चुका हूँ। फिर रोज कहती है फिर तो तुम यहाँ से जा सकते हो, गुड बाय। अगले सीन में हम देखते हैं बिल्लू नशेड़ी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर क्लियो के घर आ जाता है, लेकिन क्लियो उसकी फ्रेंड को बंदी बना लेती है। फिर बिल्लू आकर क्लियो के गले लग जाता है और बताता है मेरा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने मुझे वापस भेज दिया है। देखो मेरे साथ मेरी प्रिंसेस भी आई है। फिर खाने के टेबल पर बिल्लू क्लियो से अपनी प्रिंसेस को यहीं अपने साथ रखने की परमिशन मांगता है। क्लियो कहती है ये मेरे नाना के रूम में रह सकती है। फिर वो उसको रूम दिखाने के लिए ले जाता है। फिर उसके पीछे से क्लियो उसके पर्स की छानबीन करती है और कहती है तो तुम भी एक एलियन हो। फिर रात को सोते वक्त क्लियो को एक सपना आता है जिसमें वो अपने मॉम डैड को देखती है। फिर अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। फिर वो बिल्लू नशेड़ी के पास जाती है और बताती है आज मुझे एक अजीब सा सपना आया। सालों बाद मैंने अपने पापा को देखा, उनको मरे हुए कई साल हो गए। शायद मॉम के आने से बचपन की यादें ताजी हो गई हैं। फिर वो सूटकेस के बारे में बात करती है, कहीं सूटकेस का वास्ता मेरे अतीत से तो नहीं, मुझे अभी मार्गोट से मिलना होगा, वही बता सकती है मॉम का उस सूटकेस से क्या लेना देना है। फिर जब वो अपने घर से निकलती है तो एक बूढ़ा उस पर नजर रखता है। उस बूढ़े का नाम निकोल था, जो उसका पीछा करने के लिए जैसे ही कार स्टार्ट करता है ठीक उसी वक्त उसके पास रोज आ जाती है। रोज पूछती है क्या तुम लाल सूटकेस के बारे में जानते हो। निकोल कहता है अगर मुझे कोई लाल सूटकेस मिला तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। फिर वो पूछती है तुम यहाँ मॉस्को से आकर क्या खिचड़ी पका रहे हो, ध्यान रखना मॉस्को की हवा खराब है, मैं तुम पर नजर रखूंगी। फिर वो अपने रूम में जाकर ऑफिसर ओल्गा को फोन करती है और बताती है इस समय मैं बर्लिन में हूँ, लगता है तुम्हारा टट्टू तुम्हारे काबू में नहीं है, मैं निकोल की बात कर रही हूँ। फिर ओल्गा कहती है मुझे जरूरी काम है, बाद में बात करती हूँ। फिर वो अपने एक आदमी के पास कॉल करती है और कहती है एक मुसीबत आ गई है, निकोलाइन, हमें उसे रास्ते से हटाना होगा। दूसरी तरफ क्लियो मार्गोट के घर जाती है। वहाँ जाकर वो चोर चाबी से उसका दरवाजा खोलकर चुपके से घर के अंदर चली जाती है। फिर वहाँ उसे वही रेड सूटकेस मिलता है जिसमें बहुत सारे टिश्यू रोल पड़े थे। तभी उसको एक रूम में से किसी की आवाज आती है। फिर जब वो दरवाजा खोलकर देखती है तो वहाँ उसे मार्क मिलता है। वो पूछती है तुम अब तक जिंदा हो। मार्क कहता है हाँ, लेकिन अब मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को नहीं छोड़ूंगा। इतने में वहाँ पर मार्गोट आ जाती है। फिर वो मार्गोट से पूछती है आंटी वो सूटकेस कहाँ है। मार्क कहता है जाकर अपने यार से पूछो। फिर खाने की टेबल पर मार्गोट बताती है मेरे पास तो नकली सूटकेस है, असली वाला पता नहीं कहाँ है। क्लियो कहती है मैं आप पर कैसे यकीन कर लूं। फिर मार्गोट कहती है हम दोनों एक ही टीम में हैं मेरी बच्ची, हमने अपनी मेहनत से जो कुछ भी खड़ा किया आज उसको बचाने का जरिया सिर्फ सूटकेस है। फिर क्लियो पूछती है आपको तो ये पता ही होगा कि सूटकेस का मेरी मॉम के साथ क्या कनेक्शन है। मेरी मॉम गायब हो गई है और मुझे
मेरे घर पर ये मिला। मार्गोट कहती है ये तो सोवियत संघ वालों का काम लगता है, इसके अलावा कुछ पावरफुल लोग भी तुम्हारे पीछे पड़े हैं जिनसे तुम दुश्मनी नहीं लेना चाहोगी। अब हमें मिलकर काम करना होगा। क्लियो कहती है ये तो मुझसे ना हो पाएगा। फिर वो कार में जाकर उन दोनों की बातें सुनती है। मार्गोट कहती है पता नहीं, मुझे तो इसके पीछे उसके नाना ओटो का हाथ लग रहा है। मार्क कहता है लेकिन वो तो मर चुके। मार्गोट कहती है ये पहेली इतनी आसान नहीं है, शुक्र है तुम मेरे साथ हो। फिर उसकी नजर माइक पर पड़ जाती है और वो उसे चाय में डुबोकर डिस्ट्रॉय कर देती है। अगले सीन में हम देखते हैं मार्क अपने कुछ पुराने डीलर से हथियार खरीदने जाता है और हथियार के बदले उन्हें पैसे देता है। फिर वो अपने दोस्त को कहता है मेरा प्रमोशन हो गया है, अब मेरा सीधा कॉमरेड के मिनिस्टर के साथ लेन देन है, तुम मेरे लिंक में रहना। फिर रात को क्लियो जब अपने ऑफिस में बैठी थी तो वो ध्यान करती है कोई चुपके से उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। फिर वो जाकर अपने हथियार लेकर आती है और अपनी स्नाइपर गन से उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो जो भी था निशाने में ही नहीं आता। फिर वो ग्रेनाइड लेकर घर से बाहर जाती है और उस आदमी पर फेंक देती है। फिर धमाका होते ही टॉमी बाहर आता है और कहता है ये क्या बकवास है, मैं तुमसे मिलने आया था और तुम मुझे बम से उड़ाने वाली थी। क्लियो कहती है रोना बंद करो, इस ग्रेनाइड से तुम मरोगे नहीं, चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। टॉमी कहता है मैंने तुम्हें धोखा दिया, इसीलिए तुम मुझसे नाराज होना और होना भी चाहिए, और मैं भी तुमसे नाराज हूँ क्योंकि तुमने मेरे पिछवाड़े पर बम फोड़ दिया। अब दोनों का हिसाब बराबर हो गया। अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। ओलंपिक स्टेडियम के बाहर किसी ने अमेरिकी औरत को बम से उड़ा दिया और मेरे ख्याल से ये सब कुछ उसी सूटकेस की वजह से हो रहा है। ये रही उसकी इन्वेस्टिगेशन की फाइल, इससे तुम्हें उस हमले के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। फिर क्लियो अपने घर के अंदर चली जाती है। टॉमी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और कहता है अब से इस केस पर हम दोनों मिलकर काम करेंगे। फिर वो उसकी स्नाइपर गन देखकर कहता है तुम इससे मुझे मारने वाली थी? क्लियो कहती है हाँ। फिर टॉमी उसे बताता है कल मुझे एक CIA ऑफिसर मिली थी, उसने मुझे तुम्हें धोखा देने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया क्योंकि अब मुझे सबक मिल चुका है। उस CIA वाली ने मुझे ये भी कहा कि उस सूटकेस को सिर्फ तुम ही हासिल कर सकती हो। क्लियो पूछती है मैं ही क्यों? फिर टॉमी कहता है ऐसे ही ना जाने कितने सवाल हैं जो मैं और तुम एक टीम बनकर आराम से ढूंढ लेंगे। फिर क्लियो उसको चेरी वाली वाइन पीने को देती है। टॉमी पूछता है इसमें जहर वहर तो नहीं है ना? फिर वो बताता है उस कार में जरूर स्टासी का कोई जासूस होगा और अगर हमें उसके बारे में पता चला तो समझो हमने सूटकेस ढूंढ लिया। फिर वो बताता है कि उस केस से जितने भी लोग जुड़े हैं उन सब के नाम वाली फाइल डिस्ट्रॉय कर दी गई है। अब बचे हैं सिर्फ तुम्हारे नाना। अब क्या तुम किसी ऐसे को जानती हो जो तुम्हारे नाना को जानता हो? ये बात सुनकर क्लियो कहती है हाँ, और अब तुम यहाँ से जा सकते हो, हमारी कोई टीम बनाने वाली डील नहीं हुई थी, निकलो यहाँ से वरना गोली खाओगे। फिर वो टॉमी को घर से बाहर निकाल देती है। टॉमी कहता है ये मेरे साथ जाती हुई है, तुमने मेरी फाइल भी छीन ली। फिर घर के अंदर क्लियो उस फाइल को चेक करने लगती है, लेकिन तभी फिर से घर की बेल बजती है। फिर क्लियो गुस्से में जाकर बंदूक तान कर कहती है मैंने तुम्हें कहा ना टॉमी तंग मत करो, लेकिन इस बार बाहर टॉमी नहीं बल्कि निकोल आया था। निकोल कहता है गन हटाओगी तो आराम से बात हो पाएगी। फिर क्लियो कहती है नहीं। फिर निकोल कहता है तो ट्रिगर दबाओ, दम है तो दबाओ ट्रिगर। तुम कैसी एजेंट हो जो खतरा देखकर भी गोली नहीं चला सकती? असल में तुम्हें डर लग रहा है। फिर वो उसका हाथ पकड़कर नीचे कर देता है और कहता है मैं तुम्हें आगाह करने आया हूँ, तुम सूटकेस ढूंढना बंद कर दो। फिर वो क्लियो को उसका लॉकेट दिखाता है जो बचपन में उसके पापा ने ही पहनाया था। उसको देखकर क्लियो के रंग उड़ जाते हैं। फिर वो बूढ़ा कहता है इसे मेरी आखिरी चेतावनी समझना, और फिर वो बूढ़ा क्लियो को पंजाबी में धमकी देकर चला जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं दो किलर अपने खड़ूस बूढ़े निकोल को मारने के लिए आते हैं। फिर निकोल उन किलर्स को खूब धोता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें ओल्गा ने भेजा है, और फिर वो उनको टपका देता है। तभी रात को क्लियो अपने घर के बेसमेंट में जाती है और वहाँ अपने नाना की कुछ पुरानी फाइलों को देखने लगती है। फिर उसे एक फाइल में से एक फोटो मिलती है जिसमें उसके नाना के साथ दो शख्स और भी थे, और एक वही खड़ूस बूढ़ा निकोल था और दूसरा था रोसबाक जो कि ट्रेनिंग टाइम में क्लियो का इंस्ट्रक्टर हुआ करता था। फिर बिल्लू नशेड़ी पूछता है तुम्हारा वो लाल सूटकेस किसके पास हो सकता है? क्लियो कहती है शायद अमेरिकन एम्बेसी में हमारा ही कोई स्टासी किलर छुपा हुआ है और रोसबाक उसके बारे में जरूर जानता होगा। फिर नेक्स्ट डे वो उसके ऊपर नजर रखना शुरू कर देती है, लेकिन तभी उसको अपनी एक पुरानी दोस्त बिजली मिलती है। फिर क्लियो उसकी शादी और बच्चों के बारे में पूछती है। वो बताती है मेरा बच्चा पैदा होने से पहले ही चल बसा, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। क्लियो पूछती है तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? वो बताती है यहाँ कोई छींक भी मार दे तो सभी आसपास ढिंडोरा पीट देते हैं। फिर क्लियो उसको बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है और सीधा रोसबाग के पास पहुँच जाती है। वो पूछता है यहाँ क्या करने आई हो? क्लियो कहती है मैं तो सिर्फ ये जानने आई हूँ
तुम्हारे साथ जो तीसरा बंदा है वो कौन है? रोसबाग बताता है उसका नाम निकोल है, इसको देखे तो जमाना हो गया। फिर क्लियो उससे दूसरा सवाल पूछती है कि कुछ वक्त पहले तो आप स्पेशल टास्क फोर्स को ट्रेनिंग दिया करते थे, तो ओलंपिक स्टेडियम के सामने जो कार दुर्घटना हुई थी उसमें अमेरिकी ऑफिसर्स के साथ कौन था? वो कहता है मुझे नहीं पता, मैंने तो बस उन्हें ट्रेनिंग दी थी, उनको तैनात तुम्हारे नाना जी करते थे। फिर वहां से निकलकर रोसबाग अपने किसी साथी को फोन करके बताता है क्लियो मिलने के लिए आई थी। फिर फोन पर जो बंदा था वो कहता है उसे मैं अपने आप संभाल लूंगा। तभी वहां पर क्लियो आ जाती है और पूछती है किससे बात कर रहे थे। रोसबाग कहता है अपनी माँ से। फिर क्लियो कहती है मुझे तो लग रहा है तुम कामरेड जुकोव से बात कर रहे थे और अब वो केजीबी में है। ये बात सुनते ही वो क्लियो पर टूट पड़ता है और टेलीफोन की वायर से उसका गला घोटने लगता है। फिर कुछ ही सेकंड में वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ टॉमी उसी बुढ़े के पास जाता है जिससे वो पहले भी एक बार मिलने गया था, कामरेड की बिल्डिंग में। उसका नाम राइजर था। टॉमी पूछता है कि आपने तो कहा था कि एचबीए की फाइलें खो गई हैं, जबकि मुझे लगता है फाइलों को नष्ट कर दिया गया था। जब वो ये बात नहीं मानता तो टॉमी का दोस्त उसे कहता है तुम्हारी घड़ी काफी कीमती है, मैं एक पुलिस वाला हूँ और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में हूँ, झूठ बोलोगे तो हाथ धोकर पीछे पड़ जाऊंगा। फिर टॉमी पूछता है राइजर मुझे अभी भी बता दो तुमने वो फाइल की कॉपी किसको बेची थी? फिर वो बताता है मैंने फाइल्स की कॉपी अपने सोवियत यूनियन के कुछ दोस्तों को बेची थी, यानी केजीबी को। ये बात जानकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ क्लियो को होश आ जाता है और उठते ही वो कहती है केजीबी। फिर वो बर्लिन केजीबी स्टेशन के बाहर जाती है। टॉमी वहाँ पर पहले से ही अपनी कार में बैठा हुआ था। फिर क्लियो उससे पूछती है तुमको केजीबी से क्या चाहिए? टॉमी कहता है भारत में एक कहावत है किसी और के पचड़े में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। फिर वो कहता है पहले तुम जो जानती हो वो बताओ, तभी मैं बताऊंगा। क्लियो कहती है कि केजीबी का एक आदमी मेरे पीछे हाथ होकर पड़ा है, वो भी शायद लाल सूटकेस को ही पाना चाहता है और 100% वो इसी स्टेशन के अंदर है। उसकी बात सुनकर टॉमी हंसने लगता है और कहता है तुमसे ना हो पाएगा, एक काम करो तुम वापस जाओ, पता नहीं कहां से क्या सुनकर यहाँ दौड़ी चली आई। फिर क्लियो कहती है तुमने मुझे धोखा दिया था और उसके बाद मेरे साथ सोए भी। फिर टॉमी उससे माफी मांगता है। बातों बातों में क्लियो चुपके से उसकी पॉकेट के अंदर माइक डाल देती है और वहां से चली जाती है। फिर बाहर जाकर वो केजीबी ऑफिसर से टॉमी की शिकायत कर देती है और उसे फंसा देती है। फिर ऑफिसर्स उसे बाहर आने को कहते हैं और पकड़कर अपने साथ अंदर ले जाते हैं। फिर वे उसे बिल्डिंग के अंदर ले जाकर इन्वेस्टिगेशन रूम के अंदर बंद कर देते हैं और लाइट्स को ऑफ कर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं क्लियो की दोस्त जिसका नाम बिजली था, वो मार्क के पास जाती है और कहती है कि मैंने क्लियो की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर मार्क कहता है संभालो उसे, वो गलती से भी हमारे रास्ते में नहीं आनी चाहिए। दूसरी तरफ टॉमी के पास अलेक्जेंडर नाम का ऑफिसर आता है और पूछता है कि यहाँ जासूसी क्यों कर रहे थे। टॉमी कहता है मुझे कुछ चाहिए जो आपके पास है। अलेक्जेंडर पूछता है तुम्हें क्या चाहिए? टॉमी कहता है मुझे स्टासी किलर्स की फाइल चाहिए जो तुम लोगों के पास है। उस समय क्लियो उन दोनों की बातें सुन रही थी। फिर अलेक्जेंडर टॉमी से 50,000 रुपयों की मांग करता है और कहता है कल सुबह 10 बजे राजपूत धर्मशाला के बाहर आ जाना। लेकिन टॉमी कहता है हम कहीं और मिलेंगे, एक काम करना आप एग्जीबिशन सेंटर सप्लाई टनल में आ जाना, हम वहीं मिलेंगे। दूसरी तरफ जब क्लियो अपने घर जाती है तो देखती है उसका पुराना दोस्त होलगर उससे मिलने के लिए आया हुआ था। वो वही था जिसके साथ उसके नाना ने मिलने से मना किया था, क्लियो का पुराना आशिक। वो कहता है ऐसा कोई हफ्ता नहीं है जब मैंने तुम्हें याद करके तुम्हें खत ना लिखा हो। क्लियो कहती है मुझे एक भी खत नहीं मिला, अच्छा होगा अगर तुम यहाँ से चले जाओ, अब मिलने का कोई फायदा नहीं है। फिर जब वो अपने घर जाती है तो वहाँ उसे बिल्लू नशेड़ी के रेव प्लेनेट की ओपनिंग का इनविटेशन कार्ड मिलता है। फिर जब वो वहाँ पर जाती है तो देखती है लोंडे ने काफी भीड़ इकट्ठा कर रखी थी। फिर बिल्लू क्लियो को देखकर बहुत खुश हो जाता है। क्लियो को भी वहाँ पर मजा आ रहा था। फिर अगले दिन सुबह स्पा सेंटर में वो अलेक्जेंडर से मिलने के लिए जाती है। वो पूछता है यहाँ क्या करने आई हो? क्लियो कहती है मुझे स्टासी किलर्स की फाइल चाहिए। अलेक्जेंडर कहता है वो तो किसी और को भी चाहिए, तुम बताओ उसके लिए क्या कीमत दे सकती हो। फिर क्लियो उसकी टांगों के बीच एक गोली चला देती है और कहती है कि मेरे ही हाथों मरने से बचा सकती हूँ। फिर अलेक्जेंडर कहता है मेरे पास उनकी कॉपी है। क्लियो कहती है तो देर किस बात की, चलो मेरे साथ। दूसरी तरफ टॉमी अलेक्जेंडर का इंतजार ही करता रह जाता है लेकिन वो नहीं आता। तभी उसके पास रोज कारमाइकल आ जाती है। वो उसे अपना लास्ट ऑफर देती है। फिर टोनी इन्वेलप खोलकर देखता है, उसमें बहुत सारे रुपए और एक आईडी कार्ड था, टॉमी की फोटो के साथ CIA कार्ड। उसको देखकर टॉमी इमोशनल हो जाता है
और कहता है, ओ माय गॉड, क्या मैं अब से स्पेशल CIA एजेंट टॉमी हूँ? रोज कहती है हाँ। दूसरी तरफ अलेक्जेंडर क्लियो को अपने स्टेशन ले जाता है और अपनी साथी से परिचय करवाता है कि ये मॉस्को की कामरेड है, लेकिन उसको इन पर शक हो जाता है। फिर वो उनके जाने के बाद अपनी टेबल के नीचे से एक बटन दबा देती है। फिर जब अलेक्जेंडर उसे सेफ में से फाइल निकाल कर देता है तो इतने में वहाँ पर और सिपाही आ जाते हैं। अलेक्जेंडर कहता है, संभल कर, इसके पास गन भी है। फिर क्लियो सरेंडर करने के लिए अपने हाथ ऊपर करती है और वहाँ पर लगी लाइट्स को बुझा देती है। फिर वो अंधेरे में उन सबको चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। फिर वे सब उसका पीछा करते हैं और गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन वो कर्टन पकड़कर छत से नीचे उतर जाती है। नीचे उतरते समय उसके पाँव में मोच भी आ जाती है, लेकिन फिर भी वो बिल्डिंग से बाहर जाने में कामयाब हो जाती है। तभी बाहर खड़ा एक ऑफिसर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और वहीं पर बैठने के लिए कहता है, लेकिन इतने में अपना हीरो CIA एजेंट टोनी आ जाता है और क्लियो को उनके चंगुल से छुड़वा कर ले जाता है। फिर कार में टॉमी कहता है, मेरे ख्याल से तुम्हें कोई ऐसा डायलॉग बोलना चाहिए जैसे, थैंक यू डार्लिंग, तुमने मेरी जान बचा ली, तुम तो हीरो हो हीरो। फिर वो फाइल को देखकर कहता है, मुझे यही तो चाहिए थी। लेकिन क्लियो कहती है, तुम में और मुझ में बस यही फर्क है, तुम दुनिया के सामने हीरो बनना चाहते हो और मैं अपने अतीत की पहेली सुलझाना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ मैं जो भी हूँ ऐसी क्यों हूँ, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा। फिर टॉमी कहता है, अगर ये बात है तो इस मिशन में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। क्लियो मान जाती है। फिर घर जाकर वे एक रील से उस आदमी का कोड नेम ढूंढने की कोशिश करते हैं जो अमरीकियों के बीच में शामिल था, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन तभी वहाँ पर बिल्लू नशेड़ी आ जाता है और कहता है, लगे रहो, एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। और उसके जाते ही उन्हें एक कोड नेम से पता चल जाता है कि वो कौन सा स्टासी किलर है जो अमरीकियों के बीच छुपा हुआ है और उसी के पास ही वो रेड सूटकेस भी होगी। फिर टॉमी की हेल्प लेने के बाद क्लियो उसे फिर से अपने घर से बाहर निकाल देती है। वो बेचारा चीखता चिल्लाता रहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। फिर वो अपनी बची कुची इज्जत के साथ वहाँ से निकल लेता है। अगले दिन सुबह बिल्लू और कियाना आपस में बातें कर रहे थे। तभी कियाना को चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे लेट जाती है। फिर वहाँ क्लियो आती है और बिल्लू को बताती है, मैं बेलग्रेड जा रही हूँ। फिर जब वो बाहर निकलती है तो होल्गर वहाँ पर फिर से आ जाता है। क्लियो कहती है, तुम यहाँ फिर से आ गए, अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, तुम जाओ यहाँ से। फिर टैक्सी को देखकर वो पूछता है, कहाँ जा रही हो? क्लियो उसे भी बता देती है कि मैं बेलग्रेड जा रही हूँ। फिर वो उसे कुमार सानू के गानों की कैसेट देता है और कहता है, अपना ख्याल रखना। उस समय टॉमी अपनी कार में बैठा उन दोनों पर नजर रखे हुए था। तभी अगले सीन में हम मॉस्को के KGB हेडक्वार्टर को देखते हैं, जहां निकोल ओल्गा से मिलने के लिए आता है। ओल्गा पूछती है, यहाँ क्या करने आए हो? निकोल कहता है, इस बेवकूफी की क्या जरूरत थी? मेरा मतलब तुम्हारी भेजी हुई पागल कुत्तों की टोली मेरा खून पीने के लिए आई थी, लेकिन देख लो, मैंने उनको मार दिया और अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा होकर चाय पी रहा हूँ। ओल्गा कहती है, मैं भला ऐसे क्यों करूंगी? निकोल कहता है, मैं तुम्हारी सफाई सुनने नहीं आया। फिर ये बात कहकर वो पीछे पड़ा झंडा उठाता है और ओल्गा के पेट में दे मारता है और वो वहीं पर मर जाती है। फिर वो रिसेप्शन पर फोन करके ऑफिसर्स को भेजने के लिए कहता है। तभी देखते ही देखते शहर में 12 KGB ऑफिसर्स को मौत के घाट उतार दिया जाता है और ये सभी सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के अहम सदस्य थे। फिर निकोल कहता है, अगर आग से खेलोगे तो हाथ जलना तो तय है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम किम को देखते हैं और वो रेड सूटकेस उसी के पास पड़ा था। तभी क्लियो भी बेलग्रेड पहुंच जाती है। फिर वहां से वो ट्रेन पकड़कर पास के ही एक गांव में जाती है। फिर वहां वो एक लेडी से मिलती है और कहती है, मैं राधे से मिलने आई हूँ, वो मेरे नाना जी के साथ काम करते थे। वो लेडी उसे राधे के पास ले जाती है। राधे उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और उसके नाना के बारे में पूछता है। क्लियो कहती है, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये बात सुनकर वो रोने लगता है। फिर वो अपने पुराने दिनों को याद करते हैं। क्लियो पूछती है, क्या आप मेरे पापा के बारे में कुछ जानते हैं? राधे कहता है, उसके बारे में जानने को है ही क्या, वो एक गद्दार था। वो वेस्ट जर्मन के झांसे में आ गया था। देखते ही शूट करने का ऑर्डर था उसको। तुम्हारे पापा के बारे में मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। फिर वो पूछती है, मुझे हमारे एक आदमी की तलाश है। वो वेस्ट बर्लिन के US काउंसलेट में काम करता है। वहाँ कुछ गड़बड़ हुई और वो भागकर यहाँ पर चला आया। उसका कोड नेम है द बेयर। ये बात सुनते ही वनीसा उसकी तरफ देखने लगती है। क्लियो कहती है, मुझे उसको पकड़ना बहुत जरूरी है, आपको कुछ तो पता होगा। फिर राधे उसको पुराने सेफ हाउस के बारे में बताता है और कहता है कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने से पहले 100 बार सोच लेना। अगले सीन में हम निकोल को देखते हैं। वो अपने लिए एक बढ़िया सा अमेरिकी चश्मा देख रहा था
तभी उसके पास राधे का फोन आता है। वो बताता है कि मेरे घर क्लियो आई थी। फिर निकोल कहता है अब तुम वही करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगा। तभी क्लियो एक होटल में जाती है और अपने लिए 2 रातों के लिए एक रूम बुक करती है। फिर रिसेप्शनिस्ट उसका पासपोर्ट चेक करके बताता है कि आपके नाम से तो एक रूम पहले से ही बुक है। फिर वो अपने रूम में जाती है और अच्छे से चेक करती है। वहाँ उसे टॉमी मिलता है और कहता है कर दिया ना सरप्राइज। मैंने जब अपने कॉमरेड दोस्त राइजर से पूछा तो उसने बताया कि स्टासी के लोग हमेशा इसी होटल में रुकते हैं। फिर मैंने तुमसे पहले ही यहाँ पर पहुंचकर डबल रूम बुक करवा दिया ताकि हमें कोई बात करनी हो तो ज्यादा चलना ना पड़े, और अगर तुम्हें बात ना करनी हो तो तुम खटाक से दरवाजा बंद भी कर सकती हो। तो चलो जल्दी से तुम मुझे उस सेफ हाउस का पता बता दो। देखो तुम्हें जो पता है देर सवेर मैं पता कर ही लूंगा, तो क्यों ना हम मिलकर इस मिशन को पूरा करें। मैं जानता हूँ तुम मुझसे चिढ़ती हो क्योंकि मैं तुम्हारी सोच से कुछ ज्यादा ही शाना निकला। चलो अब मैं चलता हूँ, दारू पीनी हो तो बार में आ जाना। फिर वो क्लियो की आवाज में कहता है ओके जानू, तुम कितने हैंडसम लग रहे हो। फिर वो वहाँ से सीधा बार में जाता है। किम वहाँ पर पहले से ही बैठी हुई थी। फिर टॉमी उस पर लाइन मारना शुरू कर देता है और कहता है बंदे को टॉमी कहते हैं, मैं वेस्ट बर्लिन से हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक मंगवा लूं अपनी नई दोस्ती के नाम। लेकिन किम ये कहकर चली जाती है मैं ड्रिंक नहीं करती। तभी क्लियो जब अपने रूम में थी तो वो फिर से पुरानी यादों में खो जाती है। जब वो छोटी थी तो उसे गोली चलने की आवाज आई। फिर वो जाकर देखती है उसके पापा मरे पड़े थे और उसकी माँ उनके पास बैठी हुई थी। फिर क्लियो कहती है पापा आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए। तभी अचानक से उसके पापा की आंखें खुलती है और वो कहते हैं बेटा मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। ये बात सुनते ही क्लियो अचानक से उठ जाती है। फिर सुबह वो राधे के पास कॉल करती है और कहती है मेरे पापा हमें छोड़कर कभी नहीं गए, फिर आप मुझे उनके खिलाफ भड़का क्यों रहे थे, प्लीज बताइए सच्चाई क्या है। फिर राधे कहता है फोन पर नहीं, दोपहर 2 बजे मेरे घर पर आ जाना। फिर क्लियो होटल में जाकर खाना खाने लगती है। तभी उसके पास टॉमी भी आ जाता है और उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है कि अगर हम दोनों अपने रास्ते एक कर लें तो बिगड़ी बात बन सकती है। फिर क्लियो कहती है देखो तुम मेरे पीछे आओगे तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन अगर तुम किसी मुसीबत में पड़े तो मुझसे तुम कोई भी उम्मीद मत रखना। तभी उनके पास से किम गुजरती है। फिर टॉमी और किम एक दूसरे को देखकर हाय कहते हैं। क्लियो पूछती है कौन थी वो लड़की। टॉमी कहता है पता नहीं, कल बार में ही मिली थी, मुझे देखते ही वो मुझ पर लट्टू हो गई थी। फिर क्लियो कहती है मैं अभी आती हूँ फ्रेंच बर्गर लेकर, लेकिन तभी वो उसे चकमा देकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो उसके पीछे भाग कर जाता है और गार्ड से कहता है प्लीज मेरे लिए भी एक टैक्सी मंगवा दीजिए। फिर क्लियो एक बिल्डिंग में जाती है और वहाँ जाकर वो रूम नंबर 251 को चेक करती है। वहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता, लेकिन तभी वहाँ टॉमी भी आ जाता है। क्लियो उसे ठोकने ही वाली थी, लेकिन वो किस्मत वाला था, बच गया। फिर वो पूछता है यहाँ क्यों आई हो। वो बताती है यही था पुराना सेफ हाउस, फंड की कमी के कारण इसको बंद कर दिया गया। तभी उन्हें बाहर एक बच्चा खेलता हुआ मिलता है। फिर क्लियो पूछती है तुम्हारे पापा कहाँ हैं। इतने में वो बच्चा वॉकी टॉकी पर चिल्लाकर कहता है चलाओ गोली, और तभी एक स्नाइपर दूर से गोली चला देता है। क्लियो नीचे बैठ जाती है और वो गोली टॉमी के हाथ में लग जाती है। फिर वे अपनी जान बचाकर वहाँ से नीचे भागते हैं। बिल्डिंग के नीचे भी उन पर गोलियां बरसाई जा रही थी। फिर क्लियो एक किलर को भागते हुए देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। फिर वो काफी देर तक उसका पीछा करती है और पीछा करते करते एक बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाती है। फिर वहाँ उसे किलर की परछाई दिखती है और वो किलर को शूट कर देती है। फिर वो उसके पास जाकर उसका चेहरा देखती है और उसे पता चलता है कि ये किलर कोई और नहीं बल्कि राधे के साथ जो वनीसा नाम की लेडी थी वो थी। फिर वहाँ से वो सीधा राधे के पास जाती है। उस समय वो गाने सुन रहा था। फिर क्लियो पूछती है आपने मुझसे झूठ क्यों कहा, लेकिन तभी वो देखती है कि किसी ने उस बूढ़े को भी ठोक दिया था। फिर वो उस रूम को बड़े ही ध्यान से देखती है। तभी उसे दीवार पर लगे मगरमच्छ के स्टैचू में से एक माइक मिलता है और फिर वो उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर होटल रूम में जाकर वो टॉमी के हाथ पर बैंडेज लगाती है क्योंकि गोली उसे छू कर निकल गई थी। फिर वो टॉमी को अगेन उसकी गद्दारी के लिए ताना मारती है। फिर वो उसे बताता है कि CIA वाली फिर से आई थी और तुम पर नजर रखने के बदले मुझे मोटा पैसा और सरकारी नौकरी भी दे रही थी, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने उन दोनों को लात मार दी। फिर क्लियो चिल्लाकर कहती है CIA तुमसे मिलने आई थी और तुम मुझे ये बात अब बता रहे हो। फिर वो रूठ कर चली जाती है। दूसरी तरफ बिल्लू नशेड़ी नशे की हालत में ऊट पटांग बातें कर रहा था और कह रहा था मैं अपना मिशन पूरा होते ही फिर से दूसरी दुनिया में लौट जाऊंगा।
फिर उसकी फ्रेंड पूछती है क्लियो क्या काम करती है। वो बताता है मुझे नहीं पता, वो कुछ भी बताती नहीं और यहाँ अपनी मर्जी से ही आती जाती है। तभी फोन की घंटी बजती है और वो फोन क्लियो ने ही किया था। वो बिल्लू को बताती है CIA वाले मेरी निगरानी करने के लिए वहाँ किसी को भी भेज सकते हैं, तुम चौकन्ने रहना, वो तुम्हारी फ्रेंड कियाना भी हो सकती है, जरा सोचो वो अचानक तुम्हें कैसे मिल गई। फिर जब वो फोन रखता है तो कियाना पूछती है क्या उसने तुम्हें कुछ बताया। बिल्लू कहता है नहीं, बस वो हाल चाल पूछ रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं टॉमी ड्रिंक करने के लिए बार में जाता है। तभी वो वहाँ पर किम को देखता है और उसके पास जाकर बातें करने लगता है। फिर वो उसके आगे लंबी लंबी हाँकने लगता है ताकि उसे ऐसा लगे कि वो कोई बहुत ही बड़ा हीरो है। फिर किम कहती है मैं डांस करने के लिए जा रही हूँ, तुम्हारा दिल करे तो तुम भी आ सकते हो। फिर टॉमी भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और डांस करने लगता है। डांस करते वक्त उनमें नजदीकियां बढ़ जाती है। इतने में वहाँ पर क्लियो भी आ जाती है और उन दोनों को देखकर चिढ़ जाती है। फिर वो अपने रूम में जाकर प्रभ गिल का गाना सुनती है, तू रोएगा पछताएगा हथ कन्ना नु लाएगा। इतने में किम और टॉमी दोनों किम के कमरे में आ जाते हैं और अपनी दूरियां मिटाने लगते हैं। फिर क्लियो भी टेलीफोन बूथ से अपने एक्स बॉयफ्रेंड होलगर के पास कॉल करती है और कहती है मैं तुमसे जो कुछ भी पूछूं उसका ईमानदारी से जवाब देना। क्या तुमको मेरे पीछे CIA ने भेजा था? वो कहता है नहीं, मैं भला उनके लिए काम क्यों करूंगा, ये बात तो तुम्हें अपने उस दोस्त से पूछनी चाहिए जो मेरे घर आकर मुझे गन दिखाकर धमका रहा था और पूछ रहा था क्लियो कहाँ गई है। फिर वो उसे विश्वास दिलाता है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। नेक्स्ट डे मार्क गुस्से में मार्गोट के पास जाता है और कहता है कि क्लियो बेलग्रेड गई है, अब क्या मुझे वहाँ पर भी जाना होगा। मार्गोट कहती है वहाँ उसे ठिकाने लगाने वाले हमारे बहुत लोग हैं। फिर वो उसे बताती है कि मॉस्को में हवाएं बदल गई हैं। अब वहाँ निकोल का कब्जा है। अब हम वापस पहले वाले ओहदे पर लौट आएंगे। कल निकोल ने खुद मुझसे बात की थी, उसे तुम्हारी और मेरी जरूरत है। दूसरी तरफ बिल्लू नशेड़ी फिर से अपना डिटेक्टिव वाला दिमाग दौड़ा रहा था। वो पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे आसपास CIA एजेंट कौन हो सकता है। ये भी मेरे दोस्तों की तरह थोड़ी बहुत न्यूमेरोलॉजी जानता था, इसलिए वो न्यूमेरोलॉजी की पूंछ पकड़कर 2 वर्ड्स निकालता है, C और K। इतने में वहाँ पर उसकी फ्रेंड कियाना आ जाती है। फिर वो उससे पूछता है तुम अपना नाम C से लिखती हो या K से? वो कहती है C से। ये बात सुनकर उसको पता चल जाता है कि उसकी प्रेडिक्शन एकदम सही है, कियाना को ही CIA वालों ने भेजा है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब टॉमी उठता है तो देखता है कि किम बाथरूम में नहा रही है। फिर जब वो अपने कपड़े पहनने लगता है तो उसकी नजर उसी लाल बैग पर पड़ती है। उसको देखकर वो कहता है माँ की आंख, ये तो वही बैग है। फिर वो उस बैग को उठाकर वहाँ से खिसक लेता है। दूसरी तरफ कियाना रोज कारमाइकल के पास जाती है और उसे बता देती है कि क्लियो बेलग्रेड में गई है। रोज कहती है ये बात तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी, वहाँ मौजूद हमारे लोग उस पर कड़ी नजर रखते, तुम हमारी डील पर खरी नहीं उतरी, इसलिए हम तुम पर लगे ड्रग के चार्जेस वापस नहीं लेंगे। अब बस ये दुआ करो कि क्लियो वहाँ से जिंदा लौट आए। तभी टॉमी क्लियो के पास जाकर कहता है देखो मैं कितना काम का बंदा हूँ, सूटकेस मिल गया है। मुझे उस लड़की पर शक था, इसलिए मैंने उसके साथ जो भी किया मिशन के लिए किया। फिर जब क्लियो उस बैग को खोलकर देखती है तो उसमें कपड़ों के सिवा उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तभी टॉमी उसके पूरे नाम को क्रैक कर लेता है और उसका पूरा नाम था किम्बरलिन। फिर वो कहता है ये तो वही किलर है जिसको हम ढूंढ रहे थे और मैं उसको रूम में बंद कराया। फिर क्लियो अपनी गन और उसकी रूम की चाबी लेकर उसके रूम में जाने लगती है। टॉमी कहता है क्लियो मैं 1 हफ्ते में 2 बार गोलियां नहीं खा सकता, प्लीज हमारी डील याद रखना, कोई भी मरना नहीं चाहिए। क्लियो कहती है अगर तुम्हारा शक सही निकला तो इसमें इतने लोग मरेंगे तुम सोच भी नहीं सकते। फिर रूम के अंदर जाते ही वो किम पर गन पॉइंट कर देती है और पूछती है फाइल्स कहाँ है। किम पूछती है टॉमी ये सब क्या चल रहा है। फिर टॉमी भोला बनकर जवाब देता है मैं खुद नहीं जानता जाने मन। फिर वो लात मारकर गन को नीचे गिरा देती है। क्लियो कहती है टॉमी गन उठाओ। फिर वे दोनों बिल्लियां आपस में लड़ने लगती हैं। इतने में टॉमी गन उठाता है और कहता है बहुत हो गया, बंद करो ये लड़ाई। फिर मौका देखकर किम बाहर भाग जाती है। फिर क्लियो उसका पीछा करती है और उसके पीछे पीछे छत पर पहुंच जाती है। फिर वे दोनों अलग अलग जाकर उसको ढूंढने लगते हैं। क्लियो कहती है किम्बरलिन हो सकता है हम दोनों एक ही टीम में हो, हम दोनों को बात करनी चाहिए। लेकिन तभी किम उस पर हमला कर देती है और उसे मारने की कोशिश करती है। फिर लड़ते लड़ते किम बिल्डिंग से नीचे लटक जाती है। टॉमी कहता है क्लियो उसको ऊपर खींचो। क्लियो कहती है पहले उसे बताना होगा फाइल्स कहाँ है। फिर किम बता देती है वो फाइल बर्लिन के कामरेड के पास है। फिर वे दोनों उसकी जान बचा लेते हैं और उसको ऊपर खींच लेते हैं। तभी टॉमी पूछता है नाम बताओ उस कॉमरेड का। फिर किम बताती है उस कॉमरेड का नाम लदेश है। इस प्लान को स्टासी और KGB ने मिलकर बनाया था, जिनका मकसद था जर्मनी में सोवियत रिपब्लिक की स्थापना करना। फिर क्लियो पूछती है लदिश फाइल कहाँ रखते हैं।
किम बताती है कि मैंने फाइल्स उनकी बताई हुई जगह पर रख दी थी, बर्लिन में। फिर किम कहती है तुम बहुत कुछ जान चुकी हो, और ये कहकर वो उसे धक्का देकर नीचे गिराने लगती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली खुद ही नीचे गिर जाती है। फिर टॉमी उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम उसे छत की तरफ धकेल देती, उस तरफ धकेलने की क्या जरूरत थी, तुमने एक और जान ले ली है, तुम जानवर नहीं इंसान हो, इसलिए थोड़ी इंसानियत दिखाओ। फिर क्लियो कहती है ठीक है, अब से हम टीम की तरह काम करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। 4th एपिसोड में हम देखते हैं कॉमरेड प्रेसिडेंट मार्गोट और मार्क एक मीटिंग में जाते हैं। इस मीटिंग में सभी कॉमरेड ऑफिसर्स आए हुए थे। इस मीटिंग का मकसद था ऑपरेशन लुद्श को कामयाब करना। कॉमरेड रोसबाग कहते हैं अमेरिकियों की नब्ज हमारे हाथ में है, इसे दबाकर हम उनसे जो चाहे करवा सकते हैं। तभी बिजली कहती है बदकिस्मती से हमारे सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अमेरिकियों की नब्ज हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि समझौते की फाइल हमें अब तक नहीं मिली। अगले सीन में हम देखते हैं क्लियो और टॉमी दोनों उस जगह पर जाकर निगरानी करते हैं जहां किम ने बताया था कि उसने फाइल डिलीवर की थी। क्लियो कहती है समझौता अपना रास्ता भटक गया है, हम उसे अभी भी रोक सकते हैं। फिर टॉमी कहता है मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ना ही कोई समझौता और ना ही कोई फाइल। फिर क्लियो कहती है मेरी नजर से देखो, वो सामने एक औरत दिख रही है उल्टी साइकिल के पास, और उधर वो 2 सफाई कर्मचारी। उधर ऊपर बिल्डिंग में देखो एक आदमी दूरबीन के साथ खड़ा है। ये सारे मिलकर खुफिया जगह की हिफाजत कर रहे हैं, सब के सब किलर्स हैं। टॉमी कहता है बहुत तेज खोपड़ी हो तुम। तभी वो नोटिस करते हैं एक आदमी कूड़ेदान में कुछ डालकर वहां दीवार पर एक निशान देता है। तभी वहां बिजली आती है और वो कूड़ेदान में से एक फाइल निकाल लेती है। क्लियो कहती है ये तो मेरी सहेली है, छुप जाओ। फिर उसके जाने के बाद वे दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ मार्क अपने दोस्त से एक अजीब सा ट्रक मंगवाता है। फिर वो उसे बताता है जानते हो मैंने ये ट्रक क्यों मंगवाया है? क्लियो को मारने के लिए, बस मुझे ऊपर से ऑर्डर मिलने का इंतजार है। दूसरी तरफ बिजली एक बार में घुस जाती है। फिर जब क्लियो उसके पीछे जाने लगती है तो टॉमी उसे रोकता है और कहता है तुम यूं ही सरेआम गन लेकर किसी के भी पीछे नहीं जा सकती। फिर वो भी साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन क्लियो उसे रोक देती है। फिर टॉमी कहता है गलती से भी गोली मत चलाना। उसकी बात सुनकर क्लियो अपने गन से गोलियां निकाल देती है और उसे ही पकड़ा देती है और कहती है मैं माइक लेकर जा रही हूँ, मैं जैसे ही एग लिक्वर बोलूं तुम फौरन अंदर आ जाना। फिर वो सीधा बिजली के पास चली जाती है। उसको देखकर बिजली के रंग उड़ जाते हैं। फिर क्लियो कहती है मैं तुमसे बीते हुए कल के गप्पे लड़ाने नहीं आई, मैं तो तुमसे उस बैग में जो है वो लेने आई हूँ। फिर जब वो बैग चेक करती है तो उसमें से कुछ पैसे निकलते हैं। क्लियो कहती है तो ये है उन फाइल्स की निगरानी रखने की कीमत, चलो अब मुझे जल्दी से बता दो वो फाइल्स कहाँ हैं? बिजली कहती है क्लियो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ। लेकिन इतने में वहाँ पर मौजूद कॉमरेड के ऑफिसर्स उसे घेर लेते हैं। उनको देखकर क्लियो कहती है अरे वाह, आप सबसे मुलाकात हो गई, क्यों ना एक एक एग लिक्वर हो जाए। ये बात सुनते ही टॉमी बार की तरफ भागता है। फिर वो जैसे ही बार के अंदर घुसता है सब लोगों का ध्यान भटक जाता है। फिर मौके का फायदा उठाकर क्लियो बारटेंडर की गन छीन लेती है और उससे एक लेडी को उड़ा देती है। फिर बिजली क्लियो की गन लेकर उसे ही मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो गन तो खाली थी। फिर क्लियो उसको भी 2 फटके लगा देती है। तभी कॉमरेड रोसबाग एक गिलास फेंक कर मारते हैं जो सीधा बारटेंडर को जाकर लगता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर क्लियो रोसबाग पर एक प्लेट फेंक कर मारती है और उसकी भी टाई टाई फिश हो जाती है। फिर क्लियो कहती है देखो मैं यहाँ निहत्ती आई थी, फिर भी मेरे हाथों से लोग मारे जाते हैं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। टॉमी कहता है हाँ मैंने देखा तुम शांत थी, अब तुम सुधर रही हो। फिर वो बिजली को होश में लाती है और गन दिखाकर पूछती है फाइल्स कहाँ हैं? बिजली कहती है वो फाइल्स हमारे पास नहीं है। प्लान के मुताबिक जब मैं कल उस खुफिया जगह पर फाइल लेने गई तो मुझसे पहले ही किसी ने फाइल गायब कर दी। वो बहुत ही खुफिया ऑपरेशन था, सबको अपने अपने हिस्से का काम दिया गया था। पूरा प्लान कोई भी नहीं जानता था सिवाय तुम्हारे नाना के, ये सब उनका ही प्लान था। क्लियो कहती है लेकिन वो तो मर गए हैं। फिर उसे याद आता है कि उसने नाना को मारकर एक कब्र में डालकर कंक्रीट से भर दिया था। अगले सीन में हम देखते हैं बिल्लू नशेड़ी उदास बैठा था। फिर उसका दोस्त पूछता है इतना उदास क्यों है बे? बिल्लू बताता है मेरी प्रिंसेस शायद एक सीक्रेट एजेंट है CIA की। फिर उसका दोस्त कहता है भाई तू हमेशा बुरी बातें ही क्यों सोचता है? ये भी तो हो सकता है कि वो कोई सीरियल किलर हो जो लोगों को मारकर उनसे साबुन बनाती हो या फिर कोई कुकीज बनाती हो। CIA के बारे में सोचकर तू खामखा डर रहा है, वो तुझसे सच्चा प्यार करती है। फिर बिल्लू उसको गले लगा लेता है और कहता है तू एकदम ठीक कह रहा है। दूसरी तरफ टॉमी क्लियो को कहता है टीम बनाना कितना फायदेमंद है ना, माना मोटा मोटा काम तुम ही करती हो लेकिन मैं भी कोई कम नहीं हूँ। मैं तुम्हारे लिए खाना भी बना सकता हूँ लेकिन फिर भी तुम नहीं मानोगी मैं किसी काम का हूँ। फिर वे देखते हैं गेट पर होलगर खड़ा था।
और वो क्लियो का इंतजार कर रहा था। फिर क्लियो टॉमी से कहती है तुम जा सकते हो। टॉमी कहता है तुम मेरे साथ ठीक नहीं कर रही, उसके आते ही तुम मुझे भूल गई। फिर उसका दिल टूट जाता है। फिर घर के अंदर जाकर क्लियो उदास बैठ जाती है। होलकर पूछता है तुम्हें क्या हुआ। वो बताती है मैंने स्टासी में रहकर बहुत सारे लोगों की जान ली है। मैंने लोगों को गोलियों से मारा, जलाकर मारा, यहाँ तक कि बॉम्ब से भी उड़ा दिया। और तुम जैसे इंसान को मुझसे दूर रहना चाहिए, वरना मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। मुझे माफ कर देना, अब बहुत देर हो चुकी है। अगले सीन में हम निकोल को देखते हैं। वो जंगल के बीच बने एक घर में जाता है और अपनी माँ से मिलता है। उसकी माँ कहती है आखिरकार तुम सबसे ऊपर पहुँच ही गए, मुझे तुम पर नाज है। फिर वो बताता है कि क्लियो अब भी हंगामा मचा रही है, उसने बर्लिन में हमारे एक ऑफिसर को मार दिया। फिर उसकी माँ कहती है इसका मतलब वो यहाँ भी आएगी और तुम्हें हर कीमत पर उसे यहाँ आने से रोकना होगा। समझौते की फाइल किसी भी हालत में उसके हाथ नहीं लगनी चाहिए। दूसरी तरफ बिजली मार्क के पास जाती है और कहती है क्लियो ने हमारे एक ऑफिसर को मार डाला, उसके साथ उसका एक साथी भी था और तुम्हारे लिए उसको मारने के ऑर्डर हैं। तभी रात को जब टॉमी अपने दोस्त के घर जाता है तो देखता है वहाँ उसकी वाइफ आई हुई थी। वो कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर उसके दोस्त के बाहर जाने के बाद वो टॉमी को कहती है मैंने बहुत सोचा, लेकिन हम दोनों अच्छे पार्टनर्स नहीं बन सकते, लेकिन हाँ हम अच्छे पेरेंट्स जरूर हैं। फिर टॉमी कहता है हम नहीं, सिर्फ तुम। मैं अच्छा बाप होने का फर्ज नहीं निभा रहा। मैं इस समय खुद एक आफत में फंसा हूँ और चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहा। फिर उसकी वाइफ कहती है मैं सब जानती हूँ, तुम्हें क्लियो को सब कुछ बता देना चाहिए कि तुम्हें उससे प्यार है। फिर वो उठकर अपनी वाइफ को गले से लगा लेता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो सीधा क्लियो के घर जाता है और पूछता है क्या होलगर अभी भी तुम्हारे साथ है। वो कहती है नहीं। फिर क्लियो उसको अंदर आने को कहती है। अंदर जाकर वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन क्लियो को अपने दिल की बात बता ही नहीं पाता। फिर अगले दिन सुबह मार्क और उसका दोस्त टॉमी को मारने के लिए आते हैं। उस समय क्लियो बिल्लू नशेड़ी के साथ गार्डन में बातें कर रही थी। फिर वे दोनों चुपके से घर के अंदर जाते हैं। उस समय टॉमी सोफे पर सो रहा था। फिर वे दोनों उसको उठाते हैं और अपने साथ ही ले जाते हैं। इतने में क्लियो घर के अंदर पहुंच जाती है और देखती है टॉमी वहां पर है ही नहीं। फिर वो उनको जाते हुए देख लेती है, इसलिए भागकर घर से बाहर जाती है, लेकिन वे लोग जा चुके थे। तभी उसके पीछे से एक आदमी आता है जिसका नाम प्योत्रा था और वो क्लियो का खबरी था। वो बताता है टॉमी को मार्क ले गया है, वो उसे पावर पॉइंट लेकर जाएगा, यही उसका प्लान है। फिर वो गुस्से में घर के अंदर जाती है और कियाना पर गन फोड़ करके पूछती है तुम्हारी बॉस रोज कारमाइकल कहाँ है। फिर गन देकर वो तोते की तरह बोलने लगती है कि उसने मुझे तुम पर नजर रखने के लिए भेजा था। फिर वो क्लियो को उस होटल का एड्रेस भी बता देती है। फिर कियाना बिल्लू से पूछती है अब हमारी स्टोरी का क्या होगा। बिल्लू कहता है जब तुम नहीं निकली तो हम कैसे हो सकते हैं, चली जाओ यहाँ से। फिर क्लियो रोज माइकल से मिलने जाती है और बताती है लोदिश वालों ने टॉमी को उठा लिया है। रोज कहती है ये तो तुम्हें पकड़ने की चाल है। क्लियो कहती है इसीलिए तो मैं तुमसे हेल्प मांगने आई हूँ। रोज कहती है तुम्हारे नशेड़ी को साथ ले जाओ। फिर क्लियो कहती है ये ककड़ी वहाँ किसी काम नहीं आएगी। फिर रोज कहती है मेरी तरफ से तुम्हें कोई भी मदद नहीं मिलेगी। फिर वो बाहर जाकर नशेड़ी को कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, लेकिन इस काम में बहुत खतरा है। नशेड़ी कहता है मेरे अंदर जो जिगरा है वो मैं बाजार से खरीद कर नहीं लाया, इसे मैं साथ लेकर ही पैदा हुआ था, तुम काम बोलो। फिर क्लियो उसे गाड़ी चलाने को कहती है। फिर बिल्लू नशेड़ी कार को सीधा पावर पॉइंट में ले जाता है। मार्क देखता है वो अकेला आया है। फिर वो क्लियो को आसपास ढूंढने लगता है। उसे दूर एक बिल्डिंग पर क्लियो दिख जाती है जो एक स्नाइपर गन लेकर लेटी हुई थी। फिर मार्क कहता है हमें येड़ा समझती है क्या। फिर मार्क का दोस्त बिल्लू नशेड़ी को पकड़ लेता है और मार्क खुद क्लियो को पकड़ने जाता है, लेकिन वो तो सिर्फ एक ट्रैप था। फिर क्लियो उसे गन पॉइंट पर ले लेती है और अपनी गन नीचे फेंकने को कहती है। फिर वो उसको उसके दोस्त के पास ले जाती है और उसे भी गन नीचे रखने को कहती है। फिर वो बिल्लू को कहती है इधर आकर ये गन उठा लो और ये जरा सा भी हिले तो ट्रिगर दबा देना। फिर वो खुद टॉमी को देखने के लिए जाती है। फिर मार्क बिल्लू को अपनी बातों में लगा लेता है और कहता है जानते हो इतनी नजदीक से ट्रिगर दबाओगे तो क्या होगा। इतने में क्लियो अंदर पहुंच जाती है और देखती है वहां पर टॉमी है ही नहीं। फिर जब वो वापस आती है तो नशेड़ी अपनी कार में बैठा था। क्लियो पूछती है वे लोग कहाँ गए। नशेड़ी कहता है मैंने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि इतनी पास से ट्रिगर दबाता तो मैं भी मर जाता। फिर जब वो कार स्टार्ट करने लगती है तो अचानक से उनकी कार हवा में उठने लगती है। ये काम मार्क का ही था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं वो इन दोनों के साथ क्या करेगा। 5वें एपिसोड की शुरुआत में हम क्लियो की माँ को देखते हैं जो कि जंगल के बीच बने अपने एक घर में जा रही थी। तभी उसके पास एक आदमी आता है और पूछता है क्या आप बर्लिन से हैं। उसकी माँ कहती है हाँ मैं बर्लिन से हूँ और यहाँ पर कुछ दिनों के लिए छुट्टियाँ मनाने आई हूँ।
फिर वो आदमी कहता है एंजॉय कीजिए और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर वो तालाब के पास खड़े एक आदमी के पास जाता है और कहता है वो आ गई, मैं कॉमरेड मिनिस्टर को जाकर बता देता हूँ। दूसरी तरफ मार्क अपने साथी को कहता है कार को और ऊपर करो वरना जले हुए टुकड़े मेरे ऊपर ही गिरेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर टॉमी आ जाता है और मार्क को गले से पकड़ लेता है। क्लियो कहती है मार्क हिलो मत, मुझे गोली मारने दो। लेकिन तभी मार्क फायर कर देता है और उसका निशाना चूक जाता है। फिर मार्क का दोस्त पीछे से आकर टॉमी को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर CIA वाले आ जाते हैं। वे मार्क के दोस्त के पिछवाड़े में गोली मार देते हैं। ये देखकर मार्क वहाँ से भाग जाता है। फिर रोज कहती है उस लफंगे को तो हम कभी भी पकड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल इसको पकड़ो और क्लियो को नीचे उतारो। फिर वे सेफली उन दोनों को नीचे उतार लेते हैं। क्लियो कहती है मुझे पता था आप यहाँ जरूर आएंगी। फिर रोज बताती है कि हमारे सिस्टम ने लदिश की सारी बातें पकड़ ली हैं। जब भी सूटकेस का नाम आता है तो तुम्हारा नाम भी आता है। अब तुम इस सूटकेस के बारे में जो भी जानती हो सब कुछ बता दो। क्लियो कहती है माना मैं उनके खिलाफ हूँ, पर क्या अब तुम्हारे साथ मिलकर उनसे लड़ूं? रोज कहती है क्या हम फाइल को नीच मानसिकता वाले लोगों के हाथ में छोड़ दें? तुम चाहती क्या हो, साफ साफ बताओ। क्लियो कहती है मैं किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहती। मेरे जो भी दिल में आएगा मैं वही करूंगी और तुम्हारा काम बिल्कुल नहीं करूंगी। तुम चाहे तो मेरे पीछे लगी रहो। फिर वो अपने मस्टुंडों को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर रोज अपने आदमियों को कहती है वो हमें खुद फाइल तक ले जाएगी, बस उसके पीछे लगे रहो। फिर जब वे घर जाते हैं तो उन्हें गेट पर एक चिट्ठी लगी हुई मिलती है। तभी बिल्लू नशेड़ी कहता है टॉमी बंधे हुए हाथों में तुम एकदम हीरो लग रहे हो। फिर क्लियो अंदर जाकर उस लेटर को पढ़ती है जो कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड होलगर ने भेजा था। उसमें लिखा था क्लियो तुम ठीक कहती थी, मुझे खून खराबे वाली लाइफ से दूर रहना चाहिए। शायद मैं तुम्हारे जितना बहादुर नहीं हूँ और मैं ये कभी नहीं चाहूंगा तुम मेरी वजह से कमजोर पड़ो। मैं दुआ करता हूँ तुम्हें जिस खुशी की तलाश है वो खुशी तुम्हें जरूर मिले। तुम्हारा दोस्त होलगर। तभी उसे सामने अपने पापा नजर आते हैं। फिर जब वो उनके पास जाती है तो देखती है वहाँ टॉमी बैठा हुआ था। फिर वो उसे अपने हाथ खोलने के लिए कहता है, लेकिन वो घर के अंदर चली जाती है। फिर घर के अंदर जाकर वो एक डॉल हाउस को उठाती है और बताती है ये मुझे क्रिसमस पर मिला था। फिर वो दोबारा बचपन की यादों में खो जाती है। उसे याद आता है कि जब वो छोटी थी तो एक क्रिसमस पर उसके घर एक सेंटा क्लॉज आया था और वो ही क्लियो के लिए ये डॉल हाउस लेकर आया था। फिर क्लियो के पापा उसे कहते हैं निकल जाओ हमारे घर से, हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी मत दो। फिर जब वो अपना मास्क हटाता है तो पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि निकोल था। फिर वो अपनी गन निकालता है और क्लियो के पापा की जान ले लेता है। फिर वो क्लियो के गले में पहना हुआ लॉकेट उतार लेता है जो कि उसके पापा ने ही उसे ला कर दिया था। फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। क्लियो कहती है टॉमी जल्दी मॉम के पास चलो। टॉमी पूछता है अब अचानक से माँ की याद कैसे आ गई? क्लियो बताती है मेरे पिताजी की मौत निकोल की गोली से हुई थी और कुछ दिन पहले वो मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर भी आया था। मेरी मॉम उसे जानती है। टॉमी पूछता है अब हम तुम्हारी माँ को कहाँ ढूंढेंगे? फिर क्लियो कहती है मार्गोट आंटी उनके बारे में जरूर जानती होगी क्योंकि वो सबकी जानकारी रखती है। टॉमी कहता है अगर तुम ये चैन खोल दोगी तो मेहरबानी होगी। फिर जब वो गन निकालती है तो टॉमी कहता है इससे नहीं, घर में कोई आरी वारी नहीं पड़ी क्या, बच्चे की जान लोगी? फिर वो जान हथेली पर रखकर अपने हाथ ऊपर उठाता है और क्लियो गोली मारकर जंजीर का ताला तोड़ देती है। अगले सीन में हम मार्क को देखते हैं जो क्लियो के जिंदा हाथ से निकल जाने के कारण खुद को ही कोस रहा था। फिर मार्गोट आती है और उसको हौसला देती है। वो कहती है जर्मनी फिर से सोवियत साम्राज्य का हिस्सा बनेगा और तुम भी उसकी जीत में शामिल होगे। हमें पता है क्लियो की माँ कहाँ है, इसलिए हम उसे चारा बनाकर क्लियो को पकड़ लेंगे। मार्क कहता है इसका मतलब मेरी वर्दी नहीं उतरेगी? मार्गोट कहती है नहीं, कोई तुम्हारी वर्दी नहीं उतारेगा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। फिर इस बात को मार्क गलत वे में ले जाता है और मार्गोट को किस कर देता है। फिर वो मार्क को धक्का देती है और हंसने लगती है। फिर वो अपने पति को आवाज लगाकर कहती है देखो मार्क ने मुझे किस किया। उसकी बातों से मार्क शर्मिंदा हो जाता है और फिर वो गुस्से में आ जाता है। वो बार बार मार्गोट को कहता है कि मेरा मजाक मत उड़ाओ, लेकिन जब मार्गोट चुप नहीं होती तो मार्क उसे ठोक देता है। फिर वो रूम के अंदर जाकर उसके हस्बैंड को भी ठोक देता है। इतने में क्लियो भी वहाँ पर पहुँच जाती है और अपनी कार में से मशीन गन निकालने लगती है। फिर टॉमी उसे रोकता है कि वहाँ पर गन मत लेकर जाओ क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर का कातिल जाग गया तो तुम मार्गोट को भी मार दोगी। फिर क्लियो कहती है बड़ी नहीं तो कोई बात नहीं, छोटी गन तो लेकर ही जाऊंगी। उस समय मार्क टॉयलेट में बैठा हग रहा था और मार्गोट की मौत पर शोक भी मना रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर क्लियो आ जाती है और आवाज लगाती है मार्गोट आंटी कहाँ हो? उसकी आवाज सुनकर मार्क और भी ज्यादा भड़क जाता है। तभी क्लियो देखती है मार्गोट का हस्बैंड मरा पड़ा है। फिर जब वो अंदर जाती है तो उसे मार्गोट भी मरी हुई मिलती है। टॉमी कहता है इससे पहले कि कोई और हमें देख ले निकल लो यहाँ से। लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर किसी के आने की आहट होती है। फिर वे छुप जाते हैं। उस समय वहाँ पर बिजली आई थी जो कि मार्गोट को देखकर डर जाती है। फिर वो अपनी गन निकाल लेती है और आवाज लगाती है घर में कौन है।
तभी क्लियो उसके सामने आ जाती है और कहती है जब मैं यहाँ पर आई तो ये पहले से ही मरे पड़े थे। बिजली कहती है मैं जानती हूँ, तुम्हें फाइल चाहिए थी और तुम्हें लगा होगा कि वो मार्गोट के पास है, इसीलिए तुमने उन्हें मार दिया। गन नीचे करो वरना गोली चला दूंगी। उसकी बातें सुनकर टॉमी उठ जाता है और कहता है कोई गोली नहीं चलाएगा, हमें समझदार इंसान की तरह बैठकर बात करनी चाहिए। फिर जब वो गन नीचे नहीं करती तो टॉमी स्टाइल में कहता है मैं CIA का स्पेशल एजेंट टॉमी हूँ, अपनी गन नीचे कर लो। उसकी बात सुनकर बिजली हंसने लगती है और कहती है तुम कोई एजेंट वेजेंट नहीं हो। टॉमी कहता है इस बात का तुम्हें कैसे पता? इसका मतलब तुम खुद CIA के साथ मिली हुई हो, तुम्ही ने CIA को मार्क के अड्डे के बारे में बताया था। फिर अपनी पोल खुल जाने पर बिजली घबरा जाती है। क्लियो कहती है जब कामरेड को पता चलेगा कि तुम डबल एजेंट हो तो सोचो वे तुम्हारे साथ क्या करेंगे। चलो जल्दी से बताओ मेरी मॉम कहाँ है? बिजली कहती है मैं नहीं जानती। फिर क्लियो कहती है मैं कामरेड को फोन करके बता रही हूँ, तुमने उनकी प्रेसिडेंट को मार डाला। फिर बिजली कहती है पहाड़ी वाली माता के मंदिर के पीछे एक लेक है, उसी के पास एक घर है और तुम्हारी माँ वहीं पर है। फिर क्लियो टॉमी को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी बिजली कहती है ये सब समेटने में मेरी हेल्प तो करो। क्लियो कहती है खुद ही समेट लो। मार्क उस समय ऊपर बैठा उनकी बातें सुन रहा था। फिर वो बिजली के पास आकर कहता है साली गद्दार, और उसको ठोक देता है। दूसरी तरफ निकोल के पास एक किलर की कॉल आती है। उसका नाम बिल्लू बग्गा था। फिर निकोल कहता है तुम्हारा यहाँ आने के लिए स्वागत है, मुझे उम्मीद है तुम अपने मिशन में कामयाब होकर ही लौटोगे। फिर बिल्लू बग्गा कहता है मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ मार्क एक समस्या में था क्योंकि उसने 3 खून तो कर दिए थे, लेकिन अब उसे उनकी बॉडी को भी ठिकाने लगाना था और उसके बाद वहाँ की सफाई भी करनी थी। फिर वो सोचता है कि इतनी मेहनत का काम कैसे होगा। फिर वो खुद को खत्म करने के बारे में सोचता है, लेकिन तभी फोन की घंटी बजती है। फिर वो गन नीचे रखकर फोन सुनने चला जाता है। फोन पर निकोल बात कर रहा था। वो कहता है प्रेसिडेंट से मेरी बात करवाओ। मार्क कहता है वो तो मर चुकी हैं और उनके हस्बैंड भी। ये बात सुनकर निकोल गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम सब मिलकर भी बर्लिन को नहीं चला पाए। अगर हमें वो फाइल नहीं मिली तो तुम सोच भी नहीं सकते हम सबका क्या हाल होगा। फिर वो पूछता है वहाँ हुआ क्या था। मार्क बताता है यहाँ क्लियो आई थी, उसने प्रेसिडेंट और उनके हस्बैंड की जान ले ली। तभी वहाँ पर बिजली भी आ गई। वो CIA के साथ भी काम करती थी। उसने क्लियो को उसकी माँ का एड्रेस बता दिया और फिर क्लियो ने उसे भी मार दिया। फिर वो निकोल को उसकी माँ का एड्रेस बता देता है। फिर वो अपनी टीम को कहता है स्टार 65 से कहो हमले के लिए तैयार हो जाए। इस मिशन का नाम है ऑपरेशन फ्रॉम रशियन विद लव। फिर वो धमाके के कोड नेम बताता है जो कि उस लोकेशन का था जहाँ पर क्लियो की माँ रहती थी। निकोल कहता है उनका नामो निशान तक नहीं रहना चाहिए, यही मेरा आखिरी ऑर्डर है। क्लियो और टॉमी भी उस समय वहीं पर जा रहे थे। फिर घर के पास जाकर वो बताती है हम अक्सर छुट्टियां मनाने के लिए यहीं पर आया करते थे डैड के साथ। फिर वो टॉमी को वहीं पर रुकने के लिए कहती है और खुद अपनी माँ के पास जाती है। फिर वो अपनी माँ से पूछती है आपने मुझसे डैड की मौत का सच क्यों छुपाया? जब वो नहीं बताती तो क्लियो उन पर गन फोड़ कर देती है। फिर उसकी माँ बताती है कि तुम्हारे नाना ने ही निकोल के साथ मिलकर ये सब प्लान किया था। वही GDR संभालने वाला KGB ऑफिसर था। जब निकोल ने तुम्हारे पापा को मारा तब तुम्हारे नाना ने ही उसे बचाया था। शायद वो तुम्हारे नाना का कोई राज जानता था। तुम्हारे पापा की मौत के 2 दिन बाद ही जब तुमने अपने नाना से पूछा कि तुम्हारे पापा कब आएंगे, तब मुझे पता चला तुम सब कुछ भूल चुकी हो, क्योंकि तुम्हारे पापा की मौत तुम्हारी आंखों के सामने ही हुई थी। फिर तुम्हें जिंदा रखने के लिए ही मैंने तुमसे सब कुछ छुपाया। फिर क्लियो पूछती है कि फाइल का क्या फंडा है। CIA कहती है कि उसे सिर्फ मैं ही ला सकती हूँ, वे खुद क्यों नहीं ला सकते। फिर उसकी माँ कहती है कि CIA खुद KGB में घुसकर वो फाइल नहीं ला सकती, लेकिन तुम ला सकती हो। KGB का मौजूदा चीफ जिसका नाम निकोल है तुम्हारे बाप का कातिल नहीं है, बल्कि वो खुद ही तुम्हारा बाप है। तभी वहाँ पर एक लड़ाकू विमान आता है और उन पर एक बॉम्ब गिरा देता है। फिर कुछ देर बाद टॉमी क्लियो को होश में लाता है। फिर क्लियो उठकर देखती है उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। तभी विमान का पायलट निकोल को बताता है हमने टारगेट को उड़ा दिया और दोनों अजनबी बच गए। फिर अपनी ही वाइफ को मरवा कर निकोल को दुख होता है। फिर क्लियो अपनी माँ को एक कब्र खोदकर उसमें दफना देती है। फिर वो टॉमी को कहती है अब हमें मॉस्को जाना है। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं रमोना निकोल के पास जाती है और कहती है ये रही आपकी फाइल्स को देखकर निकोल खुश हो जाता है और पूछता है बदले में तुम्हें क्या चाहिए। रमोना कहती है मुझे क्लियो को मारने के लिए इजाजत चाहिए। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं मार्क ड्रेस पहनकर निकोल से मिलने के लिए जाता है और अपना परिचय देता है मैं सब लेफ्टिनेंट मार्क हूँ, आपसे फोन पर बात हुई थी।
मैंने ही आपको बताया था कि दुश्मनों ने हमारे कॉमरेड मिनिस्टर को मार दिया है। बात खत्म होने से पहले ही आपने फोन काट दिया था। निकोल कहता है सीधा मुद्दे पर आओ। मार्क कहता है मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि आप मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी दें, जैसे कि क्लियो, वो अभी तक जिंदा है। मैं उसे मार दूंगा और बदले में मुझे क्या चाहिए ये तो आप समझ ही गए होंगे। तभी रमोना आती है और कहती है कॉमरेड बहुत समझदार हैं। फिर निकोल कहता है क्लियो को रमोना संभाल लेगी। मार्क चौंक जाता है और कहता है क्या तुम ही रमोना हो, देख लूंगा तुम्हें। दूसरी तरफ क्लियो और टॉमी दोनों मॉस्को पहुंच जाते हैं। टॉमी कहता है तुम्हें अजीब नहीं लग रहा, अभी तक हम पर कोई भी हमला नहीं हुआ। निकोल जानता है हम यहाँ आ रहे हैं, अब तक तो हमें हेलीकॉप्टर पर लटका होना चाहिए था। फिर वो एक बुढ़िया के पास जाती है और कहती है ये मैं ही हूँ। फिर वो उन दोनों को अपने साथ ले जाने लगती है। टॉमी कहता है पूछ तो लो कहाँ लेकर जा रही है। माँ जी क्या आप मुझे बताएंगी ये गाड़ी कहाँ जा रही है। बुढ़िया कहती है बैठ जाओ। फिर वो उनको अपनी कार में बिठाकर वहाँ से ले जाती है। मंजिल का पता नहीं था लेकिन रास्ते खूबसूरत थे। फिर वो बुढ़िया उन्हें जंगल में ले जाती है, निकोल की माँ के पास। वो क्लियो को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है तुम कितनी बड़ी हो गई हो, मैं अकोलिना हूँ, तुम्हारी दादी। फिर वो चाय बनाने के लिए जाने लगती है। टॉमी कहता है ये बुढ़िया मुझे चालबाज लग रही है, तुम ही अंदर जाओ। फिर अंदर जाकर वो अपनी दादी से पूछती है क्या मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। उसकी दादी कहती है कई बार आ चुकी हो। फिर क्लियो पूछती है आपको इतने दिन तक मेरी याद क्यों नहीं आई। दादी कहती है निकोल अच्छे पिता थे लेकिन तुम्हारी माँ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। फिर वो क्लियो को एक एल्बम दिखाती है जिसमें उसकी कुछ तस्वीरें थी निकोल और उसकी माँ के साथ। फिर क्लियो कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन्हें दुनिया के साथ गलत नहीं करने दूंगी, हमारे मकसद एक नहीं है। दादी कहती है मुझे अपने बेटे की फिक्र नहीं है बल्कि तुम्हारी है, क्योंकि अगर मैं नहीं होती तो अब तक तो तुम जमीन में दफन होती। वो एक देशभक्त फौजी है और देश के लिए वो किसी पर भी रहम नहीं खाएगा। क्लियो कहती है रहम खाने के लिए बचा ही क्या है, सब कुछ तो छीन लिया उन्होंने। फिर उसकी दादी रोने लगती है और कहती है कोई बात नहीं बेटा। फिर उसके जाने के बाद वो अपने बेटे निकोल के पास कॉल करती है और बताती है क्लियो आई थी। वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, बिल्कुल तुम पर गई है, जिद्दी। फिर रात को रूम में जाते वक्त टॉमी क्लियो को समझाता है कि हमें तुम्हारी दादी की बात मान लेनी चाहिए थी। शांति से मामला निपटाने का कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। हम दो हैं और वे पूरी फौज। क्लियो कहती है हम अकेले नहीं हैं। फिर वो अपनी फ्रेंड नताशा के घर जाती है। नताशा भी उससे मिलकर बहुत खुश हो जाती है। फिर रात को पुरानी यादों के नाम जाम से जाम टकराते हैं। उसकी फ्रेंड टॉमी को बताती है कि हम क्यूबा में मिले थे, क्या क्लियो ने तुम्हें बताया नहीं। टॉमी कहता है क्लियो सब कुछ कर सकती है लेकिन बात करते समय इसको मौत आती है। फिर वो टॉमी की भी तारीफ करती है कि बंदा हैंडसम है, इसको पटा लो वरना मैं पटा लूंगी। तभी फोन की घंटी बजती है। नताशा जब फोन उठाती है तो क्लियो को कहती है ये तुम्हारे लिए है। फोन पर निकोल बात कर रहा था। वो कहता है क्लियो तुमने अपनी दादी का दिल तोड़ दिया, मैंने तो उन्हें कहा था तुमको समझाने का कोई फायदा नहीं। मेरी बच्ची मैं तुम्हें फिर से कहता हूँ जो तुम करने के बारे में सोच रही हो उसका कोई फायदा नहीं। मैं बाप होने के नाते तुम्हें समझा रहा हूँ। क्लियो कहती है आप मेरे पिता नहीं है, मेरे पिता वो थे जिनको आपने मार डाला। निकोल कहता है उस आदमी ने मेरी मोहब्बत छीन ली, मेरी बच्ची मुझसे छीन ली, उसे तो मारना ही था। क्लियो पूछती है तो क्या मेरी माँ का भी मरना जरूरी था। निकोल कहता है उसकी मौत का जितना दुख तुम्हें है उतना मुझे भी हो रहा है, लेकिन कई बार कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हें और तुम्हारी सोच दोनों को खत्म कर दूंगा। क्लियो कहती है मैं भी आपको खत्म करने के लिए ही आई हूँ, आप इंसान नहीं दरिंदे हो और मैं इस दरिंदे को मार कर ही दम लूंगी। इन बाप बेटी की बातों से पता चल ही गया होगा कि ये दोनों एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं। अगले दिन वे टीवी में न्यूज सुनते हैं कि रशिया ने अमेरिका के साथ मीटिंग कैंसिल कर दी है। टॉमी कहता है इसका मतलब फाइल उनके हाथ लग चुकी है। क्लियो कहती है ज्यादा देर तक उनके पास नहीं रहेगी, हम आज ही उनसे छीन लेंगे, हम अपनी परफॉर्मेंस केजीबी में दिखाएंगे। नताशा वहाँ पर काम करती है, वो हमारी हेल्प करेगी। टॉमी कहता है इसका मतलब हम भूसे में से सुई ढूंढेंगे। फिर अपने ऑफिस में जाकर नताशा सभी डिपार्टमेंट में एक बॉक्स भिजवाती है और बॉक्स के अंदर स्मोकिंग मशीन थी, ऐसी स्मोक जिसके कारण लोग बेहोश होने लगते हैं। तभी एक ऑफिसर बेहोश होते समय अलार्म का बटन दबा देता है। फिर वहाँ अनाउंसमेंट होती है कोई भी घबराइए मत, आप सबको सुरक्षित बचा लिया जाएगा। फिर वहाँ बचाव दल आ जाता है। क्लियो भी भेष बदलकर उनमें शामिल हो जाती है और बिल्डिंग के अंदर घुस जाती है। फिर वो सीधा निकोल के रूम में जाती है, वहाँ स्मोक नहीं थी इसलिए वो अपना मास्क उतार देती है। दूसरी तरफ बिल्डिंग के बाहर टॉमी अपनी कार में बैठा था। फिर दो ऑफिसर्स आते हैं और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। ऑफिस के अंदर क्लियो अपनी फोटो देख रही थी, लेकिन तभी पीछे से रमोना आ जाती है और उसको क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ टॉमी को निकोल के पास लाया जाता है। निकोल कहता है तुम्हारे माथे पर चोट लगी है, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। टॉमी कहता है मेरा इंश्योरेंस यहाँ नहीं चलता। फिर निकोल कहता है तो तुम वापस लौट जाओ, अब क्लियो नहीं आएगी।
वो मर चुकी है। फिर टॉमी कहता है तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारी बेटी किस मिट्टी की बनी है। कितनी बार तो मुझे भी लगा कि वो मर चुकी है, लेकिन वो फिर से जिंदा हो जाती है। मुझे उसकी नहीं तुम्हारी चिंता है, क्योंकि तुम्हारे पीछे क्लियो पड़ी है और वो तुम्हें मार कर ही दम लेगी। फिर वो कार से बाहर चला जाता है। इतने दमदार डायलॉग मारकर टॉमी की फटी पड़ी थी। फिर निकोल अपने आदमी को कहता है अभी तो इसे जाने दो, मुझे पता है ये कहाँ रुका है, बाद में देख लेंगे। तभी जब क्लियो को होश आता है तो वो पूछती है रमोना ये सब क्या है, किस लिए कर रही हो। रमोना कहती है मुझे तुमको मारने का ऑर्डर मिला है। जानती हो हमारी आखिरी मुलाकात के बाद मैं हमेशा यही सोचती रही कि हम दोनों में से कमजोर कौन है, लेकिन जब तुमने मेरी जान बख्शी तो मुझे महसूस हुआ कि मैं तो हमेशा ऑर्डर्स ही फॉलो करती रही और तुमने अपने दिल की बात मानी और अपना फैसला खुद लिया। इस हिसाब से तुम मुझसे स्ट्रॉन्ग हुई। फिर वो अपनी गन क्लियो के आगे रख देती है और कहती है तुम इसकी सही हकदार हो। अब तुम्हें देखकर मैंने ये सीखा है कि मैं भी किसी के आगे दुम नहीं हिलाऊंगी। लेकिन तभी वहाँ पर मार्क आ जाता है और उसका भेजा उड़ाकर कहता है कितनी बकबक करती है। फिर क्लियो रमोना की गन उठाकर मार्क पर गोलियां चलाने लगती है और रमोना से कहती है वो कमीना अब नहीं बचेगा। फिर वो उसको ढूंढती हुई उसके पीछे पीछे बाहर चली जाती है और आवाज लगाती है कि मेरे सामने आओ। तभी वो बाइक पर बैठकर आता है और क्लियो पर गोलियां चलाने लगता है। फिर क्लियो एक रोड से उसके ऊपर हमला कर देती है और बाइक से नीचे गिरा देती है। फिर वो क्लियो को चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है। क्लियो उसका पीछा करते करते छत पर पहुँच जाती है। फिर मार्क उसको देख लेता है और उस पर गोली चलाता है जो कि क्लियो के हाथ पर लग जाती है। फिर क्लियो कहती है मार्क तुम्हें हिसाब तो आता है ना, तुम्हारी गन में 8 गोलियां थी जो तुम चला चुके हो। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, मार्गोट हो या निकोल वे तुम्हारे साथी नहीं हैं, बल्कि तुम उनके प्यादे हो जिसको कुर्बानी के लिए रखा गया है। ये बात सुनकर वो अपनी गन फेंक देता है, लेकिन तभी दूसरी गन निकालने लगता है। फिर क्लियो उसको ठोक देती है। फिर वो अपनी फ्रेंड नताशा के घर जाती है। टॉमी आकर उसको संभालता है और उसके हाथ से गोली निकालकर बैंडेज बांध देता है। फिर वो टॉमी को अपनी फोटो दिखाती है और कहती है इस फोटो में हमारे पीछे एक टावर बना है, फाइल जरूर यहीं पर रखी होगी क्योंकि इसी का एक मॉडल मैंने निकोल के टेबल पर भी देखा था। टॉमी कहता है तुम्हारी ये थ्योरी बेफिजूल की है, अब हम बिना किसी प्लान के वहाँ पर नहीं जाएंगे। तभी नताशा उन दोनों को पहनने के लिए ड्रेस देती है। टॉमी कहता है इसे प्लान नहीं बल्कि हुलिया बदलना कहते हैं। फिर वो उसे एक मेडल देती है जो कि सोवियत यूनियन की बहादुरी और वफादारी का प्रतीक था। फिर टॉमी उसकी बात मान जाता है और 2 पैग लगाने के बाद उसमें दिलेरी भी आ जाती है। फिर रात को वे अपनी ड्रेस पहनकर उस टावर में चले जाते हैं। बाहर खड़ा गार्ड उनको अपनी पहचान दिखाने के लिए कहता है। फिर क्लियो उसे एक लेटर दिखाती है जिसमें यहाँ रखी हुई तिजोरी के पास जाने की परमिशन थी। टॉमी कहता है गुस्ताख, तुम जानते नहीं हो तुमने किसका रास्ता रोका है, लगता है तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। फिर उसकी बात सुनकर वो उन्हें अंदर जाने देता है और कहता है तिजोरी बेसमेंट में पड़ी है। फिर वे दोनों बेसमेंट में तिजोरी के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन अब उन्हें तिजोरी खोलने का कोड तो पता ही नहीं था। टॉमी कहता है इतना रिस्क उठाकर बिना कोड के ही मौत के मुंह में उतर आई, अब मैं पागल हो जाऊंगा। क्लियो कहती है अगर तुम निकोल होते तो कोड क्या रखते। फिर वो अपने अलग अलग आइडियाज लगाते हैं और तिजोरी को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार नाकामयाब रहते हैं। फिर टॉमी कहता है वो तुम्हारे डैड हैं, इसलिए हो सकता है उन्होंने कोड तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ पर रखा हो। अब की बार उनका आइडिया काम कर जाता है और सेफ खुल जाती है। फिर जब वे डॉक्यूमेंट्स लेकर बाहर जाते हैं तो देखते हैं गार्ड को किसी ने नीचे फेंक दिया है। तभी वहाँ पर रोज आ जाती है और क्लियो अपनी गन निकाल लेती है। फिर टॉमी उन दोनों को रोकता है कि गोली मत चलाओ, हम मुंह से बात करेंगे। रोज कहती है ये वही चीज है जो मुझे चाहिए, इसलिए ये फाइल मुझे दे दो, बदले में मैं तुम्हें भी कुछ दूंगी। ये मेरी तरफ से दोस्ती का हाथ समझो, ये तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। क्लियो कहती है नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी जिंदगी तो वैसे भी हर रोज बदलती है। अगर फाइल चाहिए तो चलाओ गोली। लेकिन तभी निकोल आ जाता है और रोज को ठोक देता है। फिर वो क्लियो के पास जाकर कहता है तुमने कहा था ना मौका मिलते ही दरिंदे को गोली मार दोगी, तो अब चलाओ गोली। अपने ही बाप पर गोली चलाना बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो कोई दरिंदा ही क्यों ना हो। चलो अब ये फाइल मुझे दे दो। क्लियो कहती है मान लिया मैं गोली नहीं चला पाऊंगी, क्या तुम मुझ पर गोली चला पाओगे। फिर जब वो फाइल में आग लगाती है तो निकोल उस पर गोली चला देता है, लेकिन तभी टॉमी बीच में आ जाता है और गोली उसे लग जाती है। फिर क्लियो अपने बाप को ही ठोक देती है। फिर टॉमी होश में आता है और कहता है गोली मेडल पर लगी थी। फिर क्लियो उसे डांटती है और कहती है तुम बीच में क्यों आए, मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी। टॉमी कहता है माँ की आंख, ये क्या बात हुई, तुम मुझे बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के यहाँ ले आई, कम से कम मुझे बता तो देती, तुम्हें बचाने के चक्कर में मेरी जान जा सकती थी। फिर क्लियो किस करके उसकी जुबान बंद कर देती है। टॉमी कहता है चलो जान छूटी, ये गुंडा भी मर गया और फाइल भी जल गई। लेकिन तभी क्लियो अपनी जुराब में से फाइल निकालती है और कहती है ये रही असली फाइल, चलो चलकर दुनिया बदलते हैं। फिर वे दोनों वहाँ से चले जाते
हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं एक एस्ट्रोनॉट के पास एक कॉल आती है। कॉमरेड हेरोल्ड, हमारे पास आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन है और एक बहुत ही दुखद खबर भी। आज आपके पिता का कत्ल हो गया है। हेरोल्ड पूछता है क्या उन्हें मेरी बहन ने मारा है? कॉलर कहता है हाँ। फिर हेरोल्ड कहता है ठीक है, मैं वापिस आ रहा हूँ। और इसी के साथ इस वेब सीरीज का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि ऐसी ही मजेदार वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। हम मिलेंगे नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।